चुनाव हमेशा घटिया लोग लड़ते हैं। ये पंडित श्रीलाल शुक्ल की पंक्तियां, ये उनका एक लिखा हुआ उपन्यास है राग दरबारी। कि हमारा जो क्षेत्र है धनबाद, आज कहीं न कहीं तो राष्ट्रीय पार्टी के उम्मीदवार आए हैं, उसके संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार दिया है जो हमारे लिए अपरिचित नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने यहाँ से मजदूर नेता राजेंद्र बाबू की बहू को उतारा है। ये राजनीतिक शून्यता की जो बात है धनबाद लोकसभा के लिए, कि धनबाद लोकसभा के दो राष्ट्रीय दलों के जो प्रत्याशी हैं वो धनबाद लोकसभा से बाहर हैं, तो बड़े दुर्भाग्य की बात है कि राजनीतिक रूप से ये बहुत ही उर्वरा भूमि रही है। यहाँ से रीता वर्मा 4 बार की सांसद रही है, अटल जी की सरकार में मंत्री रही है। यहाँ धनबाद से विधायक जो वर्तमान निवर्तमान सांसद हैं वो विधायक रहे, बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री रहे, अर्जुन मुंडा के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री रहे। तो ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है और कहीं न कहीं राजनीतिक शून्यता के जो जिम्मेवार लोग हैं ये हमारे पिछली पीढ़ी के नेतागण ही है, जो अगली पीढ़ी को नेता बनने नहीं। कि धनबाद लोकसभा की जनता जो है वो अमन पसंद जनता है, बुद्धिजीवी वर्ग की जनता है, विकास पसंद जनता है। जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं उनकी कार्यशैली, उनका ट्रैक रिकॉर्ड, उनके क्रियाकलाप, उसका विरोध है। लल्लू महतो के ऊपर 50 केस दर्ज है। महिला से यौन शोषण से लेकर लूटपाट डकैती सब तरह के धारा लगा हुआ है। 4 केस में सजायाफ्ता है, इसका विरोध हो रहा है। कोयला की कालिक से दोनों प्रत्याशी को लोग माना रहा कि दोनों का जो है ना चेहरा कालिक से क्योंकि कोयला क्षेत्र है, कोयला का क्षेत्र है, तो यहाँ कोयला के कालिक से परहेज की कहाँ तक बात हो। सर ये भी आरोप लग रहा है कि सारा बेरमो का लोग जो है एकदम जो है यहाँ पर आ गया है। एक प्रत्याशी विधायक है तो उनकी पत्नी को जबरदस्ती दिया गया है जो कांग्रेस मेंबर है, कि इस पर भी सवाल लोग खड़ा कर रहा है कि मेंबर है भी कि नहीं है। तो ये सब तो कांग्रेस आला कमान का विषय है और कांग्रेस पार्टी का जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है उसका मैं पार्ट नहीं। अंदाज के लिए सामाजिक जीवन यापन करने वाले और समाज में हर तरह के मुद्दे पे विवाद बोलने वाले आपके सामने हैं। तो नन्हे भाई, आप प्रत्याशी 2 आए हैं, एक प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का है और एक प्रत्याशी कांग्रेस का है। दोनों प्रत्याशी में जो तुलनात्मक कुछ अहम मुद्दे क्या हैं? मैंने पंडित श्रीलाल शुक्ल का लिखा हुआ एक उपन्यास राग दरबारी पढ़ा था। उनकी चंद लाइनें मुझे याद आ रही हैं आपके सवाल के संदर्भ में। उन्होंने लिखा था कि चुनाव हमेशा घटिया लोग लड़ते हैं। चुनाव हमेशा घटिया लोग लड़ते हैं और नया वाला घटिया प्रत्याशी, पुराने वाले घटिया प्रत्याशी जिसके बारे में जनता उसके घटियापने से अवगत रहती है, तो जो नया घटिया प्रत्याशी होता है उसके घटियापनों को गड़े मुर्दे की तरह उखाड़ उखाड़ कर जनता को बताता है। ये पंडित श्रीलाल शुक्ल की पंक्तियां, मेरी पंक्तियां नहीं है, ये उनका एक लिखा हुआ उपन्यास है राग दरबारी, उसी का ये है। तो मैं समझता हूँ कि हमारा जो क्षेत्र है धनबाद, आज कहीं न कहीं तो राष्ट्रीय पार्टी के उम्मीदवार आए हैं, उसके संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि एक तो अपने आप को राष्ट्रवाद की संरक्षक मानने वाली पार्टी, सनातन धर्म की रक्षक मानने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार दिया है जो हमारे लिए अपरिचित नहीं है। वर्तमान में जैसा अखबारों में और मीडिया से जानकारियाँ प्राप्त हुई कि 50 मुकदमे दर्ज हैं और 3 मामलों में शायद उनको सजा भी है। और कांग्रेस पार्टी ने यहाँ से मजदूर नेता राजेंद्र बाबू की बहू को उतारा है और उनका भी अभी 3-4 दिन पहले ही यहाँ पदार्पण हुआ है और मैं उनसे विशेष रूप से परिचित नहीं हूँ। और मीडिया में अपनी बातों को रखने की शैली को लेकर मैंने देखा कि राजनीतिक रूप से उनको अपरिपक्व भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि एक राजनीतिक परिवार की बहू है, उनके पति भी वर्तमान में कांग्रेस के विधायक हैं, तो अपरिपक्व तो नहीं कहा जा सकता है उनके वक्तव्यों को सुनकर।
तो देखिए, राजनीति में व्यावहारिकता एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आप चुनाव के प्रत्याशी हैं तो आपका बिहेवियर जो है पीपल फ्रेंडली होना चाहिए। तो उस मामले में तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की प्रत्याशी भाजपा के प्रत्याशी से कहीं ना कहीं 20 और 21 है। और आगे इनका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा चुनाव रिजल्ट के बाद, यदि ये जीत जाती है तो आने वाला 5 साल जो है इनका लिटमस टेस्ट होगा कि जीतने के बाद धनबाद के लिए क्या करती है। चूँकि एक मजदूर नेता के परिवार से आती है और धनबाद कोयलांचल का क्षेत्र रहा है और यहाँ कोयला मजदूरों को लेकर बहुत सी समस्याएं हैं जो निवर्तमान जनप्रतिनिधि हो या पहले के जनप्रतिनिधियों ने उस पर कभी ध्यान नहीं दिया। तो मुझे लगता है कि एक मजदूर नेता के परिवार से आने के कारण कांग्रेस की जो प्रत्याशी हैं अनुपमा सिंह। सर एक बात बताइए सर हमको, आपने जो है एक प्रत्याशी के बारे में बोले 50 मुकदमे हैं, 3 मामले पर सजा हो गया है। आपने ये क्यों नहीं कहा कि जो वर्तमान के प्रत्याशी कांग्रेस की है उसके पति जो बेरमो का विधायक है उस पर भी इनकम टैक्स का छापा पड़ा था और उसको टैग किया गया ईडी से और उसके मुताबिक उसको पर डे के हिसाब से 1 करोड़ की आमदनी के बारे में अखबारों ने प्रमुखता से छापा था। देखिए, कांग्रेस प्रत्याशी के पति के बारे में जो आपने बात कही कि इनकम टैक्स का छापा पड़ा था, तो इनकम टैक्स का छापा पड़ा, अगर आय से अधिक का मामला, संपत्ति का मामला होता या इनकम टैक्स चुराने का मामला होता तो वो इनकम टैक्स विभाग का काम है कि उस पर अपना वो पेनाल्टी करके और अपना सरचार्ज वसूल कर लेती है। और रही बात कि 1 करोड़ रुपया प्रतिदिन आय का, तो मुझे लगता है कि आपको शायद जानकारी का अभाव है। ये कहीं से भी इनकम टैक्स विभाग का ये कहीं से भी आधिकारिक बयान नहीं है कि अनूप सिंह का प्रतिदिन का आय 1 करोड़ रुपया है। ये एक अखबार का कटिंग मैंने भी देखा था, तो अखबार के कटिंग को प्रामाणिक रूप पर आप ना उस विभाग मानता है उसको और ना। और देखिए, जहाँ तक संविधान में मौलिक अधिकारों की चर्चा है, आप संविधान की जानकारी ले सकते हैं। संविधान में भारत के प्रत्येक नागरिक को धन कमाने का अधिकार है, लेकिन धन कमाना जो है वो अनैतिक कार्यों को करके धन कमाना अपराध की श्रेणी में आता है। तो अगर इनकम टैक्स विभाग के छापेमारी के बाद अगर ये बात होती तो कहीं ना कहीं से अनूप सिंह दोषी पाए जाते तो अनूप सिंह को के ऊपर कार्रवाई होती। अगर आय से अधिक संपत्ति पकड़ा गया होगा छापेमारी में तो ये तो इनकम टैक्स के अधिकारी ही आधिकारिक रूप से बता सकते हैं, जो कि हमारी जानकारी में नहीं है। सर दोनों प्रत्याशी धनबाद लोकसभा से नहीं है, यानी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गिरिडीह लोकसभा का है, तो कांग्रेस ने भी गिरिडीह लोकसभा से अपना प्रत्याशी दिया और कहा जा रहा है कि धनबाद लोकसभा के लोग काफ़ी इस मामले पे अपने आप को अपेक्षित महसूस कर रहे हैं। देखिए, ये धनबाद से किसी पार्टी का होना चाहिए। मैं समझ गया विषय आपका। ये राजनीतिक शून्यता की जो बात है धनबाद लोकसभा के लिए, कि धनबाद लोकसभा के 2 राष्ट्रीय दलों के जो प्रत्याशी हैं वो धनबाद लोकसभा से बाहर हैं, तो बड़े दुर्भाग्य की बात है कि राजनीतिक रूप से ये बहुत ही उर्वरा भूमि रही है। यहाँ से रीता वर्मा 4 बार की सांसद रही है, अटल जी की सरकार में मंत्री रही है। यहाँ धनबाद से विधायक जो वर्तमान निवर्तमान सांसद हैं वो विधायक रहे, बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री रहे, अर्जुन मुंडा के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री रहे। तो ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है और कहीं ना कहीं राजनीतिक शून्यता के जो जिम्मेवार लोग हैं ये हमारे पिछली पीढ़ी के नेता का भी है, जो अगली पीढ़ी को नेता बनने नहीं दिए। सर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के उनका बड़ा जो बयान सामने आ रहा है, कुछ कार्यकर्ताओं को बड़ा असंतोष नजर आता है भारतीय जनता पार्टी। कहा जा रहा है कि जो ओबीसी का लोग, एक ओबीसी का चेहरा आ गया तो भारतीय जनता पार्टी को स्वर्ण लोग काफ़ी लोग विरोध कर रहे हैं। कितनी सत्यता देखते हैं? देखिए, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात नहीं है, असंतोष कांग्रेस में भी उतना ही है जितनी भारतीय जनता पार्टी में है। अपने आप को विश्व की नंबर 1 सबसे बड़ी पार्टी और पार्टी भीतर डिफरेंस का दम्भ भरने वाली भारतीय जनता पार्टी में असंतोष मुझे लगता है कि प्रत्याशी घोषणा के बाद जो असंतोष हुआ है ये पहली बार हुआ है। जबकि कांग्रेस में तो परंपरागत रूप से वो चाहे कीर्ति आजाद प्रत्याशी हुए तब असंतोष हुआ, अजय दुबे प्रत्याशी हुए तब असंतोष हुआ,
ददई दुबे प्रत्याशी हुए थे तब भी असंतोष हुआ था। तो ये स्वाभाविक है कांग्रेस में। लेकिन ये भाजपा के अंदर जो असंतोष है, हमको लगता है कि ये कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव परिणाम को प्रभावित करेगा। और ये बहुत चिंता का विषय है भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए। ये सांगठनिक तौर पर इतना असंतोष कभी नहीं हुआ था। और ये जो अगड़ा पिछड़ा और ओबीसी और बाहरी और भीतरी का जो बात हो रहा है, ये आने वाले धनबाद के लिए शुभ संकेत नहीं है। देखा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा क्षत्रिय समाज इस मामले में मोर्चा संभाल रहा है। ज़्यादातर सवर्णों की बात किया जाए तो क्षत्रियों के बीच में जो बात सामने छन कर आ रही है, जो मीडिया के पास आ रही है, तो क्षत्रियों का ज़्यादा विरोध। आप क्या लगता है कि क्या क्षत्रिय लोग विरोध कर रहे हैं कि सब लोग विरोध कर रहे हैं? देखिए, पिछले 3 टर्म से 15 वर्षों से यहाँ के सांसद क्षत्रिय समाज से आते थे। तो स्वाभाविक है कि जब क्षत्रिय समाज के सांसद थे तो क्षत्रिय समाज के लोगों की अपेक्षाएं ज़्यादा थी और उनकी अपेक्षाएं भी पूरी होती थी। तो जब उनका टिकट भारतीय जनता पार्टी ने काट कर के ओबीसी समुदाय से, वैसे समुदाय से दिया, तो स्वाभाविक है कि कुछ निराशा की भावना उनमें घर की हुई होगी। लेकिन मुझे लगता है कि ये सिर्फ जो विरोध है क्षत्रिय समाज को लेकर नहीं है, प्रत्याशी की कार्यशैली पर, प्रत्याशी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, प्रत्याशी का जो व्यवहार है, चूँकि प्रत्याशी बहुत दूर के नहीं है, बाघमारा विधानसभा के 3 बार के विधायक रहे प्रत्याशी। तो मुझे लगता है कि धनबाद लोकसभा का कोई भी व्यक्ति जो है उनके कार्यशैली, उनके विचार, उनके व्यवहार से अनभिज्ञ नहीं है। तो ये विरोध सिर्फ क्षत्रिय समाज का नहीं है, ये एक आम जनमानस का विरोध है। जो धनबाद की जनता अमन चैन और विकास पसंद जनता है, उस जनता के मन में आक्रोश और विरोध है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के प्रति। ये सिर्फ इसको क्षत्रिय समाज से जोड़ के मत देखिए। अच्छा नन्हे जी, एक बात बताइए, सिर्फ क्षत्रिय समाज की बात कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा विरोध तो सामने आ रहा ना, आप इस इनकार कैसे कर सकते हैं? क्षत्रिय लोग आपके पास आजादी क्या पैमाना है कि किस पैमाने से नाप कर आप देख रहे हैं कि क्षत्रिय समाज का ही विरोध है? मड़वारी समाज के कृष्णा अग्रवाल ने विरोध में लिखा, वो क्षत्रिय समाज के थे। मड़वारी समाज के कृष्णा अग्रवाल को धमका गया, अखबारों में बयान भी आया, क्या वापस किए? वो कंप्लेन वापस नहीं किए, लेकिन उनका व्यक्तिगत कंप्लेन आज भी जिंदा है। वो मारवाड़ी सम्मेलन के जो पैड का इस्तेमाल किए उसको उन्होंने वापस किया। ऐसा नहीं है कि देखिए इस विरोध को आप किसी एक समाज विशेष से जोड़ के ना देखिए। हमारा ये कहना है कि धनबाद लोकसभा की जनता जो है वो अमन पसंद जनता है, बुद्धिजीवी वर्ग की जनता है, विकास पसंद जनता है। आपको आज़ाद भाई, आपका भी बचपन यही गुजरा, हमारा भी बचपन यही गुजरा। और 1984 के सिख दंगे को छोड़ दिया जाए तो कभी भी यहाँ हिंदू मुसलमान का दंगा नहीं हुआ, चाहे बाबरी विध्वंस का मामला हो या कभी भी, क्योंकि जनता यहाँ की अमन पसंद है, शांति प्रिय है। तो मुझे लगता है कि ये आम जनमानस का एक विरोध का स्वर उठा है कि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं उनकी कार्यशैली, उनका ट्रैक रिकॉर्ड, उनके क्रियाकलाप, उसका विरोध है। वो ऐसा बोल के थोड़ी कोई विरोध कर रहा है कि ढुल्लू महतो बहुत काले हैं इसलिए उनका विरोध हो रहा है, ढुल्लू महतो तेली समुदाय के हैं इसलिए उनका विरोध हो रहा है। ढुल्लू महतो के ऊपर 50 केस दर्ज है, महिला से यौन शोषण से लेकर लूटपाट, डकैती, सब तरह के धारा लगा हुआ है। 4 केस में सजायाफ्ता है, इसका विरोध हो रहा है। उसको उस एंगल से आप मत देखिए कि एक समाज विरोध कर रहा है। कोयला का आग से या कोयला की कालिक से दोनों प्रत्याशी को लोग माना रहा कि दोनों का जो है ना चेहरा कालिक, क्योंकि कोयला क्षेत्र है, कोयला का क्षेत्र है, तो यहाँ कोयला के कालिक से परहेज की कहाँ तक बात होगी? जब यह कोयला क्षेत्र है और कोयला के खदान में आप घुसेंगे तो कालिक लगना स्वाभाविक है, ये तो स्वाभाविक सी चीज है।
सर ये भी आरोप लग रहा है कि सारा बेरमो का लोग जो है एकदम जो है यहाँ पर आ गया है, एक प्रत्याशी विधायक है तो उनकी पत्नी को जबरदस्ती दिया गया है जो कांग्रेस मेंबर है, कि इस पर भी सवाल लोग खड़ा कर रहा है कि मेंबर है भी कि नहीं है। सर एक सवाल ले लिए सर, ये भी लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि एक प्रत्याशी विधायक है, पति विधायक है तो पत्नी को सांसद का टिकट दे दिया जाए, है तो कहने का मतलब वो मेंबर है कि उसकी भी कोई पुष्टि नहीं होगी, आप उसको लाते हैं सर। तो ये तो जो है जो विरोध के बात आ रहा तो ये इसका भी तो विरोध था सर, इसमें उन्हें क्या कैसे देखते हैं? कांग्रेस पार्टी की सदस्यता है या नहीं है, विधायक की पत्नी है इसलिए टिकट दे दिया गया है, या धनबाद लोकसभा से बाहर की है इसलिए टिकट दिया गया है, तो ये सब तो कांग्रेस आला कमान का विषय है। और कांग्रेस पार्टी का जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है उसका मैं पार्ट नहीं हूँ सर। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस पर मेरा बोलना उचित नहीं होगा। टिकट देने की एक प्रक्रिया होती है, कौन सा संगठन कैसी प्रक्रिया अपनाता है। एक अंतिम सवाल सर, एक योग्यता का क्या पैमाना है टिकट देने नहीं देने का। सर ठीक है सर, एक अंतिम सवाल करते हैं कि बताया जा रहा है कि कांग्रेस प्रत्याशी जो आए हैं इनके साथ जो बूथ मैनेजर से लेकर सारा चीज़ यानी जो जिला का जो कार्यालय मुख्य बना के सब जगह बेरमो को लोग को भरा जा रहा है। ये आरोप भी कांग्रेस सरकार लगा देंगे। एक प्रत्याशी जो थे कभी भविष्य में सांसद भी रहे हैं, उनका पलामू में हुआ करता था और वर्तमान में ये लोग बेरमो को ला रहे हैं। क्या ये उचित लगता है? क्या आप कैसे देखते हैं इसका समाज के नाते? चुनाव जो होता है, चुनाव रणनीति से लड़ा जाता है और चुनाव और फुटबॉल का खेल हमेशा आक्रामक होकर खेला जाता है, तभी जीत पाइएगा। अब रह गई कि उनके व्यवस्थागत ढांचे में बेरमो के लोग हैं या न्यूयॉर्क के लोग हैं, ये उनका निजी मामला है। क्योंकि वो बेरमो के विधायक हैं तो स्वाभाविक रूप से उनका जो व्यवस्थागत ढांचा है उसमें बेरमो के लोग अधिक होंगे। कीर्ति झा याद आए थे तो उनके लिए दिल्ली से लोग आए थे, हमने देखा था। ददी दुबे जी लड़े थे तो पलामू से बहुत से लोग आए थे वर्कर। तो ये उनकी पूंजी है, क्योंकि बेरमो के विधायक हैं तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो समय यहाँ देने के लिए तैयार हैं, चुनाव कार्य के लिए अपना समय दान दे रहे हैं। तो इसको आप निगेटिव रूप में मत देखिए जाता है। अगर आप ही को पार्टी टिकट दे चुनाव लड़ने के लिए, अब आप आदमी कहाँ से लाते हैं ये आप पर निर्भर करता है। धन्यवाद।